नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल कराते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन प्रश्न को एक बार से जरूर हल करिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, जो फिजिकल एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है मनोवैज्ञानिक विकास, चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य हो जाएगा? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होगा बच्चों की मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और मनोवैज्ञानिक विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित होगी उसको यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका दीपा कर्मकार, दूसरा है पीवी सिंधु, तीसरा है सानिया मिर्जा, चौथा है आपका द्युति चंद। तो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? तो वो होगा यहाँ पे आपका पीवी सिंधु, है ना। पीवी सिंधु जो है आपकी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि सानिया मिर्जा जो है कि कौन से खेल जो है खेलती है ना। सानिया मिर्जा जो है कौन सी खेल को खेलती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है आपका खनिज। तो दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका प्रोटीन, है ना। तो याद रखिएगा, दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलएसडी के सेवन से क्या होता है? एलएसडी का मतलब क्या होता है? लिसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड होता है। क्या होता है? डाईथाइलेमाइड, है ना। इसके सेवन करने से क्या होता है? पहला ऑप्शन है यकृत संबंधित रोग यानी लीवर संबंधित बीमारी, दूसरा है आपका कैंसर, तीसरा है किडनी रोग, चौथा है आपका मानसिक विभ्रम। तो एलएसडी के सेवन करने से क्या होता है? मानसिक विभ्रम होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका मानसिक विभ्रम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यायाम का लाभ है, व्यायाम करने से यानी एक्सरसाइज करने से क्या लाभ होते हैं? पहला ऑप्शन है फुर्तीलापन, दूसरा है रक्त प्रवाह में वृद्धि, तीसरा है भूख लगना, चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं? व्यायाम करने से आपका शरीर फुर्तीला हो जाता है, रक्त के प्रवाह होने लगते हैं और भूख भी लगने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे उपयुक्त सभी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त आरेख उपयोगी है, जो वृत्त आरेख है वो किस लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, तीसरा है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, चौथा है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो वृत्त आरेख किस लिए उपयोगी हो जाएगा? इसका सही कथन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए वृत्त आरेख उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। पहला ऑप्शन है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, दूसरा है परीक्षा निष्पादन पर, तीसरा है खुली पुस्तक परीक्षा पर, चौथा है सतत आकलन पर। तो जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सुधार जो है वो एनसीएफ के आधार पत्रक पर किस चीज़ पर बल देता है? तो वो हो जाएगा आपका क्या? वो होगा सतत आकलन पर, है ना। सतत आकलन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो सामाजिक अध्ययन है शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है अच्छे नागरिक होना, दूसरा है संस्कृति विरासत का विकास करना,
तीसरा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। चौथा है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये सभी जो होंगे आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। सामाजिक अध्ययन में अच्छे नागरिक होने के बारे में पढ़ाया जाता है, संस्कृति विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय की समझ को विकसित कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है। जो परियोजना कार्य है वो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरा, यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है। तीसरा, यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। चौथा, यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है वो किस लिए महत्वपूर्ण होगा, इसमें बच्चे करके सीखते हैं ना, और सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करनी चाहिए, और चौथा है आपका सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, भारतीय जो बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में क्या करना चाहिए, तो सभी धर्म और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रथम उपदेश, दूसरा है संबोधि, तीसरा है महाभिष्क्रमण, चौथा है आपका निर्वाण। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र में किया गया है, तो वो आपका प्रथम उपदेश में किया गया है ना, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश में आपका चित्रण जो है चक्र द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में की गई है। पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा है अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है आपका पुलिकेशन द्वितीय। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किस अभिलेख में की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका अशोक, है ना। अशोक के अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म की पुष्टि के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऐसा जगह है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है, फेमस है। पहला ऑप्शन है आपका भीमबेटका, दूसरा है अमरावती, तीसरा है सांची, चौथा है आपका बाघ। तो कौन सा चित्रकला जो है आपका प्रागैतिहासिक के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, भीमबेटका, है ना। भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ है, तो ये कहाँ है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। तो इसका आंसर बताइएगा, है ना, कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा जो है उसकी स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है MG रनाडे, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय, चौथा है आपका आत्माराम पांडुरंगा। तो किसने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1815 में कोलकाता के अधिवेशन में की थी, है ना, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। कौन वायसराय उस समय थे जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ले गया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। पहला ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दूसरा है लॉर्ड रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो किस वायसराय के शासन काल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग, है ना। लॉर्ड हार्डिंग के
समय भारत की राजधानी कलकत्ता से हमने कहाँ कर दी, दिल्ली स्थानांतरित कर दी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत दूत के रूप में लंदन भेजा था, है ना। कौन से मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में लंदन भेज दिया था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा ऑप्शन शाह आलम प्रथम, तीसरा शाह आलम द्वितीय, चौथा है अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय ने भेजा था। तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1846, दूसरा 1816, तीसरा 1856 और चौथा है 1826। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो किया गया था आपका 1856 में, है ना। याद रखिएगा 1856 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, उसकी स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका शेरशाह सूरी, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है आपका औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका अकबर, है ना। अकबर थे उस समय शासक। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं वो किस सूफी संत के शिष्य थे? पहला ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा ऑप्शन है मखदूम याहुया मनेरी, तीसरा ऑप्शन बाबा फरुद्दीन गजेशंकर और चौथा है अब्दुल कादिर गिलानी। तो शेख निजामुद्दीन जो है औलिया, ये किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा बाबा फरीदुद्दीन गज्जे शंकर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात थे? है ना, कलंदर के नाम से किसको जो है जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा ऑप्शन हुमायूं, चौथा है आपका शाहजहां, है ना। तो कौन से बादशाह है जिनको कलंदर के नाम से वो प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका बाबर, है ना। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है आपका नागालैंड। तो कौन सा राज्य है जो कि 2011 में जनगणना की जनसंख्या ह्रास की अभिलिखित हुई है? तो कौन सा राज्य है वो आपका? तो वो हो जाएगा नागालैंड, है ना। नागालैंड की राजधानी क्या होती है? और कोहिमा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा थी, है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में थी उसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है ना। हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है मूसी, तीसरा है महानदी, चौथा है आपका कृष्णा नदी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा है आपका मूसी नदी के किनारे, है ना। हैदराबाद आपका मूसी नदी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है। जो कोयला है, कोल जो है वो किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है रूपांतरित शैल का, दूसरा ऑप्शन है आपका आमेर शैल का, तीसरा है आपका अवसादी शैल का, चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कोयला किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपका अवसादी शैल का, है ना। ऑप्शन नंबर 3 अवसादी शैल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह, है ना, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन है बुध शनि, दूसरा है पृथ्वी और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन बुध और शुक्र,
और चौथा है शुक्र और मंगल। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है अपना? तो वो हो जाएंगे आपके बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह खाली स्थान में स्थित है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर और चौथा है आपका हिंद महासागर में। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका अरब सागर में, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोधान कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका सावना क्षेत्र, दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र और चौथा है टुंडा क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को विश्व का फलोधान क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसार का छत कहा जाता है? किसे जो है हम संसार के छत के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही जी प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका पामीर, दूसरा है अरावली, तीसरा है सतपुड़ा, चौथा है आपका म्यांमार। तो किसे जो है संसार के छत के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका पामीर का पठार, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कौन सा जो है इन चारों ऑप्शन में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, दूसरा है कालाहारी, तीसरा है गोबी, चौथा है आपका थार मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल, है ना, जो कि कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा सहारा जो है कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकलदूल पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? जो पाकलदूल पन बिजली परियोजना है यानी कि पानी से बिजली बनाने वाली योजना जो है कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है आपका झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है आपका कर्नाटक। तो पाकलदूल पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू कश्मीर में जो है पाकलदूल पन बिजली ऊर्जा योजना जो है स्थित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? जो रोपण फसल नहीं होगा उसको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका चाय, दूसरा है कॉफी, तीसरा है गेहूं, चौथा है आपका रबड़। तो कौन सा जो होगा आपका रोपण फसल नहीं होगा इनमें से? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका गेहूं, है ना। गेहूं जो है आपके रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका गेहूं करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? यानी NATO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका लंदन में, दूसरा है ब्रुसेल्स में, तीसरा है न्यूयॉर्क में, चौथा है आपका पेरिस में। तो नाटो यानी कि होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय? तो वो हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में, है ना। तो याद रखिएगा नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? बहुत ही जी प्रश्न है आपका। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 18, तीसरा ऑप्शन है आपका 28, चौथा है आपका 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया आपका 22 भाषाओं का, है ना। याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, उसका भाग नहीं होगा। पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है समाजवाद, चौथा है आपका संघात्मकता। तो इनमें से कौन सा जो है भारतीय समाज की प्रस्तावना का भाग नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे
संघात्मकता, है ना। ऑप्शन नंबर 4 संघात्मकता करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज है, उसके शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन जो है वो कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कार्य निर्धारण, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है श्रव्य दृश्य, चौथा है आपका वाद विवाद। तो सामाजिक अध्ययन के लिए सहायक साधन क्या हो जाएगा शिक्षण करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका क्या, श्रव्य और दृश्य, है ना। श्रव्य दृश्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है आपका, उस पर कौन सा सामाजिक विषय अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका इतिहास, दूसरा है राजनीति शास्त्र, तीसरा है दर्शन शास्त्र, चौथा है आपका भूगोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे दर्शन शास्त्र, है ना। दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, है ना। कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, बहुत ही जी प्रश्न है, कौन हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है किसी कारण से, तो उसके समस्त कार्य को कौन करेगा। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है तो उसके समस्त कार्य का निर्वाह कौन करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह उसके कार्य को संभालेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान समय में और उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान समय में कौन है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत का सदस्य है ना। नाभिकीय संधि भारत का सदस्य है। पहला ऑप्शन है आपका पीटीबीटी, दूसरा है आपका सीटीबीटी, तीसरा है आपका एनपीटी, चौथा है आपका नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ द अबो। तो इनमें से कौन सा जो है आपका नाभिकीय संधि का भारत का सदस्य है ना। नाभिकीय संधि जो किया गया है उसमें भारत का सदस्य हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, वो होगा आपका पीटीबीटी, है ना। पीटीबीटी का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका पार्शियल टेस्ट, है ना। पार्शियल टेस्ट होता है ना, पार्शियल टेस्ट। उसके बाद टेस्ट बैन ट्रीटी होता है ना, TREATY, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीटीबीटी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 पीटीबीटी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिक को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला, है ना। हाल ही में जो है शांति स्थापना के लिए भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक जो है दिया गया। पहला ऑप्शन है आपका कांगो, दूसरा ऑप्शन है सोमालिया, तीसरा ऑप्शन है आपका दक्षिण सूडान, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका दक्षिण सूडान, है ना। दक्षिण सूडान में जो है दिया गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण जो नहीं होगा उसको हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरा है खाद्य और कृषि संगठन, चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो कौन सा जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं होगा, यानी कि अभिकरण नहीं करता है, यूएनओ के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा,
वो होगा यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। इसको भी आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन सा उर्वरक किसान खाद, है ना, किसान खाद के नाम से जो है जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका अमोनियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चौथा है आपका यहाँ पे क्या है? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस उर्वरक को जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम CAN के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? जो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर है उसमें पानी की मात्रा जो है कुल कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 1 हेक्टेयर में आपके होते हैं कितने? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं ना। और 1 हेक्टेयर में कितने लीटर हो जाएंगे पानी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1,00,000 लीटर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केला का कायिक प्रवर्धन होता है, केला का कायिक प्रवर्धन क्या होगा? पहला ऑप्शन है पत्ती द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे बीज द्वारा, तीसरा है तने द्वारा, चौथा है आपका शकर द्वारा, है ना। तो केला का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शकर द्वारा, है ना, बाय शकर, है ना। तो ऑप्शन नंबर A4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है ना? कौन सा उर्वरक जो होगा आपका तीव्र आर्द्रता ग्राही होगा? पहला ऑप्शन है आपका सोडियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, चौथा है आपका यूरिया। तो कौन सा उर्वरक जो होता है आपका तीव्र आर्द्रता ग्राही हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका यहाँ पे यूरिया, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यूरिया जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका फूल आने के पश्चात की अवस्था, दूसरा है प्रारंभिक अवस्था, तीसरा है फूल आने से पूर्व की अवस्था और चौथा है आपका परिपक्व अवस्था। तो खेत में हरी खाद वाली जो फसल की पलटाई की जाती है, उनको पलटा जाता है, तो उसकी उपयुक्त अवस्था कौन सी होगी, है ना। आपने कई बार खेत में काम किया होगा, तो खेत में हरी फसल आने की पलटाई करते हैं ना, तो उसके लिए कौन सी अवस्था जो होगी उपयुक्त हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर बहुत ही ईजी होगा। तो क्या हो जाएगा? फूल आने से पूर्व की अवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। जो फल का रस है उसमें शक्कर की सांद्रता को मापना है, तो किस किस यंत्र से नापेंगे? पहला ऑप्शन है आपका रिफ्रैक्टोमीटर, दूसरा है आपका चीनोमीटर द्वारा, चौथा है आपका पोटोमीटर द्वारा और चौथा है आपका टेंड्रोमीटर द्वारा। तो फल के रस में शक्कर यानी कि चीनी की मात्रा, शुगर की सांद्रता नापना है, तो किससे नापेंगे? तो वो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, है ना। याद रखिएगा रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, और चाहे तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, है ना, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है फलों के रस का थक्का बनना, दूसरा है फलों के रस को मीठा बनाना, तीसरा ऑप्शन फलों के रस को साफ करना और चौथा है फलों के रस को रंगीन करना। तो जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या हो जाता है? तो वो होगा यहाँ पे फलों के रस को थक्का जमाने के लिए, है ना, क्लॉटिंग करने के लिए जो है फलों के रस को इसका उपयोग किया जाता है पेक्टिन का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किस रंजक यानी पिगमेंट के कारण होता है ना। आपने टमाटर तो देखा ही होगा, तो वो लाल लाल दिखाई देते हैं, वो किस रंजक के कारण दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है जेंथोफिल, दूसरा है एंथ्रोसाइनिन, तीसरा है साइनाइड और चौथा है आपका
लाइकोपीन। तो टमाटर लाल रंग किस पिगमेंट के कारण दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइकोपीन के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर 4 लाइकोपीन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, नींबू का फल प्रचुर होता है, यानी कि नींबू के रस बोला जाए या फिर नींबू के फल बोले, तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय एगमार्क जो है उसकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है आपका बंगलुरु, दूसरा है नागपुर, तीसरा है पुणे, चौथा है आपका लखनऊ। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में नागपुर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे नागपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचल स्वर कौन से हैं? यहाँ पे हिंदी का प्रश्न दे दिया है कि अचल स्वर कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है स और ग, दूसरा है स प, तीसरा है स म, चौथा है स और ध। तो अचल स्वर कौन से हो जाएंगे? अचल स्वर होते हैं आपके स और प, है ना। याद रखिएगा, आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं कि अचल स्वर कौन से होते हैं, स और प जो है आपके अचल स्वर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग यमन किस थॉट से उत्पन्न होता है ना। राग यमन जो है किस थॉट से उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है भैरवी, दूसरा है बिलावल, तीसरा ऑप्शन कल्याण, चौथा है आपका खमाज। तो राग यमन जो है किस थॉट से उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा कल्याण द्वारा, है ना। कल्याण से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका कल्याण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत के समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? संगीत के समान जो गति के सतत यानी कि कंटिन्यू जो प्रवाह है, फ्लो है, उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका सम, दूसरा है लय, तीसरा है ताल, चौथा है आपका छंद। तो संगीत के समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे लय कहते हैं ना, लय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 लय करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आपको, ग म प नी, इस तरह से आपको राग दिए गए हैं ना, राग का स्वर समूह क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है राग विहाग, दूसरा है राग यमन, तीसरा है राग कल्याण, चौथा है आपका राग बिलावन, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपके राग के स्वर समूह हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वो होगा राग विहाग, है ना। ऑप्शन नंबर 1 राग विहाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंडा गान, है ना, जो झंडा गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उसके रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, चौथा है आपका हरिशंकर परसाई। तो राष्ट्रीय जो आपका झंडा गान है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर होगा आपका श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? जो थायराइड है आपके, उससे निकलने वाला कौन सा हार्मोन है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है आपका पार्थाइक्लिन, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, चौथा है उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा? तो वो होगा आपका थायरॉक्सिन, है ना। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे थायरॉक्सिन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से, है ना, जल द्वारा भोजन पकाने की विधि कौन सी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है आपका स्ट्यूइंग, दूसरा है खदकाना, तीसरा है उबालना, चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, है ना। स्ट्यूइंग द्वारा भी कर सकते हैं, खदाकना द्वारा भी और उबालने द्वारा भी। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है? जो ढोकला बनाया जाता है उसको बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? गहरी चिकनाई विधि, दूसरा है खमीरीकरण, तीसरा है उथली चिकनाई विधि, चौथा है आपका उबालना। तो ढोकला बनाने की सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका खमीरीकरण, है ना, फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका बाल विकास से भी प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है आपका प्रौढ़ावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहेंगे? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? बाल्यावस्था यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जल प्रदूषण का कारण क्या है? जो जल प्रदूषण हो रहे हैं उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है मनुष्य के क्रियाकलाप, दूसरा है बढ़ती जनसंख्या, तीसरा है कीटनाशक, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कारण है ना। मनुष्य के क्रियाकलाप, अपनी एक्टिविटी बहुत सारी कर रहे हैं जिसके कारण भी प्रदूषित हो रही है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण भी आपकी जल जो है प्रदूषित हो रहे हैं। और कीटनाशकों का खेत में प्रयोग हो रहा है जिसके कारण भी क्या हो रहे हैं? जल जो है प्रदूषित हो रहे हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।